सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम श्वेतांक। और बहुत दिनों से पूरे का पूरा डीना सेशन जो था वो इधर उधर हो गया, हो नहीं पा रहा था, कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी। देन आई स्टार्टेड स्निपेट डालना। द रीज़न वॉज वेरी सिंपल। पहले मेरे को कोविड हो गया, देन अगल बगल बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया। एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ प्रॉब्लम ये होता है दैट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, ठीक है। और वो अपडेट रखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बट नाउ ये चीज़ प्रॉब्लम जो भी है सब रिजॉल्व हो गए हैं। नाउ फ्रॉम 1 जून हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद द न्यू मंथ विल स्टार्ट द डीना क्लासेस, डेली इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। इट विल टोटली डिपेंड ऑन कैसा रिस्पॉन्स है, आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी, सो विल कंटिन्यू विद इट, अदरवाइज विल लुक इनटू इट कि कैसे आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी का पूरा प्लान, ठीक है। हमारा देखिए पूरा प्लान ये है कि आगे जाते हुए हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं वो पहले देख लो। आज हम इजराइल के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे एंटी नेतन्याहू कोalition बन के रेडी हो गया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन इजराइल पैलेस्टाइन पे एक मैं अलग क्लास कर ले लूँगा, लेकिन अभी आपके लिए ये समझ लीजिए कि अभी मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, ठीक है। चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई जी। अभी पहले 1 चाइल्ड थी, फिर 2016 में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, और अब वापस 3 चाइल्ड पे आ गए। तो व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन ओवर देयर, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। वियतनाम में एक नया इशू, न्यू कोविड वेरिएंट आ गया वहाँ पे। वियतनाम की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी इंडिया और ब्रिटेन का मिलाकर है ये, ठीक है, दोनों जगह के वेरिएंट को मिलाकर ये नया वेरिएंट आ गया है वियतनाम में। विल स्टडी दैट। और टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड एक एडिटोरियल है जो टोक्यो ओलंपिक्स के सपोर्ट में है। सो व्हाट विल डू इज़ कि मैं आपको सपोर्ट तो बताऊंगा ही जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, बट मैं उसके ऑपोजिशन में जो पॉइंट्स है वो भी आपको इसी सेशन में बता दूंगा। तो मेक श्योर पूरा सेशन देखें, सारे टॉपिक्स एज इट इज़ कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। चलो, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन द लिंक नीचे गिवन है unacademy.com/shwetank9309। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, प्लस और आइकॉनिक। लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो देखें, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, मेक श्योर कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप पे अभी मैं 4 जून से नई क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसको अटेंड करिए। बाकी एजुकेटर्स की और सारी क्लासेस हैं, उनको अटेंड करिए, ठीक है। और उन क्लासेस से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो बाकी के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए फिर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए SPYT कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल 2 साल की प्राइसेस आपके सामने डिटेल्ड आउट है। फॉर एग्जांपल, अगर 72,000 प्राइस है, SPYT कोड लगाएंगे 64,000 प्राइस हो जाएगी, 10% डिस्काउंट। सिमिलरली इट विल हैपन इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप ऑल्सो। आइकॉनिक में यू विल गेट अ मेंटोर एक्स्ट्रा, ठीक है। मेक श्योर करेंगे कि ये 13 जून को टेस्ट है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है। इसको जरूर से अटेंड करें, इससे आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर। और अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आपको अलग से अनअकैडमी प्राइजेस तो देगा ही। ऐप पे इस पूरे के पूरे टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए लिंक दिया हुआ है, तो ऐप डाउनलोड करके यू कैन फॉलो फ्रॉम दैट। कल से ये नई बैचेस शुरू हो रही हैं, तो मेक श्योर अगर आप आज ज्वाइन करेंगे क्लासेस तो आप इन बैचेस को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए, ये स्टैंडर्ड फीचर है जो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए, 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही SPYT कोड यूज़ करने पे। साथ ही साथ जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, पता नहीं है अगला एग्जाम कब होगा, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। वही और प्रॉब्लम, बुक्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो 10,000 रुपये की बुक्स आपको अनअकैडमी साथ में भेज देगी, तो वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक को जाएंगे, खोलेंगे, गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको अनअकैडमी से कॉल आएगा। विदाउट अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको 2 घंटे के अंदर 0% EMI के साथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ओके। सो प्रॉब्लम सारी सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इजराइल में क्या हो रहा है। अब देखिए, इजराइल की कहानी समझने के लिए पहले तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझिए कि इजराइल में है कौन लोग, ये क्या रहा है इजराइल में, ठीक है। 2 साल में 4 बार 5 बार इलेक्शन हो गए, ठीक है। 5वां इलेक्शन हुआ है, 4 इलेक्शन का कोई आउटकम ही नहीं आया हुआ था। 5वें इलेक्शन में गवर्नमेंट किसी तरह चल रही है, वो भी कभी भी गिर सकती है। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, और उसके बीच में इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है। सो समझें इसको, बहुत डिटेल में देखें। राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ल्यूकिड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। ल्यूकिड पार्टी 1973 के योम किपुर वॉर के बाद बनी थी, ठीक है। राइट विंग पार्टी है, ठीक है, 1973 में बनाई गई थी। इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, 2009 से लगातार, और उसके पहले भी 96 से 99 तक ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ देखिए,
ये हैं याइर लिपिड, जिनके कहा जा रहा था कि ये बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, बहुत शोर हो रहा था। ये इजराइल में जो लिबरल ग्रुप है वहाँ से आते हैं, येश अटीड इनकी पार्टी का नाम है। और अभी जो नए कैरेक्टर न्यूज़ में आए वो है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट यमना पार्टी से हैं, जो कि एक कंजर्वेटिव पार्टी है। ये पहले बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही थे, ठीक है, ये उनके साथ में ही रहते थे, उनके फॉलोवर्स थे। अब इजराइल में हो क्या रहा है, पहले तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए। इजराइल में आगे कहानी समझने से पहले तो आप इजराइल में समझिए कि होता क्या है, इजराइल बला क्या है, ठीक है। तो इजराइल में पहले तो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन में सीटें नहीं होती हैं हमारी तरह। इलेक्शन में जिस पार्टी को जितने % सीटें मिलेंगी, जितने % वोट मिलेंगे, और वोट अगर आपके 3% से ज़्यादा वोट हैं, ठीक है, पूरे के पूरे इजराइल में, तो फिर आप आराम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्नेसेट में, जो उनकी पार्लियामेंट का नाम है क्नेसेट में आपको जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो अगर 120 सीटें हैं, ठीक है, आपको 10% लोगों ने पूरे इजराइल में वोट दिया, तो आपको 12 सीटें क्नेसेट में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से लिक्विड पार्टी को 24% सीटें मिली, 24% वोट मिले। यश एटीड पार्टी को 13.93% वोट मिले, और उसके प्रोपोर्शनल में उनको क्नेसेट में सीट मिल गई। अब क्नेसेट में 120 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 61, ठीक है। 1949 में जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं इजराइल में, आज तक किसी को बहुमत नहीं मिला है, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। हमेशा कोई ना कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाती है मिलके। अब लिक्विड पार्टी जो है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, राइट विंग पार्टी, और इजराइल में तकरीबन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो कि पैलेस्टीनियन ओरिजिन के जो इजरायली सिटीजन हैं उनकी हैं, ठीक है। और यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टाइन की पूरी आप क्राइसिस समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल से सीज फायर हुआ है। इस समय वो लोग किसी भी हालत में नेतन्याहू की पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर निकल के आते हैं नए ग्रुप। कई लोगों को लगा यार लिपिड जो हैं, ठीक है, ये अटीड पार्टी के, वो बड़ा एक कोलिशन बना लेंगे और गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन उनको भी एज पर उनका कोलिशन में तो पार्ट बन रहे हैं, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर बनने पर लोग तय नहीं हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। बेनी गेंट्स वो वाले कैरेक्टर हैं जो कुछ दिन पहले हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बाद में वो हाउस के स्पीकर बन गए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। अब इस पूरे इशू में जो हमें समझना है वो समझना ये है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो क्या होगा। प्रॉब्लम यह आ जाती है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ऑलरेडी एक क्रिमिनल केस फाइल था, उस क्रिमिनल केस का डिसीजन आ गया और उनको जेल टर्म भी हो गया। वो जेल इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में जैसे एक रूल है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो वाइल बीइंग इन ऑफिस कोई भी एक्ट करेगा तो उसके लिए आप उसको जेल नहीं भेज सकते। इसी तरीके से इजराइल में रूल है कि वाइल बीइंग इन ऑफिस अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई चार्जेस लगे तो उसके लिए आप उसको जेल नहीं भेज सकते हैं जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। सो द डे बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटेंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम फ्रॉम बेंजामिन नेतन्याहू कि किसी भी तरीके से उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट में बने रहें। उन्होंने इमीडिएटली क्या कहा इस पूरे डिसीजन के बाद कि जब एक बड़ा कोalition बनने लगा जिसमें येश पार्टी, येर लिपिड के 17 सीटें, यमिना पार्टी के 7 सीटें, ये मिलके हो गई ऑलरेडी 23 सीटें, ठीक है। बाकी जो एक बड़ा कोalition है वो उनकी तरफ आने लगा और ऐसा हुआ कि वो 61 सीटें ढूंढ लेंगे। तो फिर हुआ कि भाई अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखो, विदाउट द सपोर्ट ऑफ अरबिक जो पैलेस्टीनियन ओरिजिन की पार्टी है उनके सपोर्ट के बिना तो ये लोग गवर्नमेंट नहीं बना सकते। और अगर पैलेस्टीनियन ओरिजिन के लोगों का सपोर्ट ये ले रहे हैं अभी इसराइल में गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उससे इसराइल पैलेस्टाइन वाला जो पूरा इशू अभी चल रहा है, जो गाज़ा से अभी फायरिंग्स हुई थी और उसका रिटेलिएशन हुआ, गाज़ा में इतना नुकसान हुआ, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत ये कह दिया कि भाई इट विल बी वेरी बैड फॉर इजरायली सिक्योरिटी। ओके, तो वो अपना सिक्योरिटी कार्ड वापस खेल रहे हैं। बाकी पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं कि नहीं, पहले इस आदमी को हटाओ, ये करप्ट है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है, ठीक है। ये आदमी हटेगा, कोई भी आएगा, इससे अच्छी गवर्नमेंट करेगा। सो दैट्स द होल स्टोरी गोइंग ऑन इन राइट नाउ इन इजराइल, ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ समझनी है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी भी जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इजरायली पॉलिटिक्स में कौन कौन से लीडर हैं उनके बारे में नहीं जानना। ऑल यू नीड टू फोकस इज कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसराइल पैलेस्टाइन की लोग इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे पैलेस्टीनियन ओरिजिन के इजरायली सिटीजन्स हैं और उनका प्रपोर्शन भी है, उनके पास भी 12 सीटें हैं इस क्नेसेट में, 10% सीटें उनके पास भी हैं। और उस नतीजे में, ठीक है, आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इजराइल में गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वही चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर ये ऐसा हुआ एंटी नेतन्याहू अलायंस बना तो उसमें
पैलेस्टीनियन ओरिजिन का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें फिर जो पूरी सिक्योरिटी रिजीम है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो आई वो थी चाइना से 3 चाइल्ड पॉलिसी। अब जी देखिए हुआ क्या था चाइना में, मैं यही बता देता हूँ। चाइना में 1979 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की हो गई। चाइना ने कहा, कम्युनिस्ट स्टेट था, चाइना ने कहा वी कांट रियली कंट्रोल दिस थिंग। उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एक नया रूल बना दिया 1979 में कि नो वन विल हैव मोर देन 1 चाइल्ड एट अ टाइम। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको जैसे जो स्टेट की ओर से आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, आपको अगर कहीं पे राशन मिल रहा है किसी और स्कीम के थ्रू, इंडिया में राशन कार्ड वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर वैसा कोई स्कीम के थ्रू अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है तो वो हेल्प नहीं मिलेगी। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलना बंद हो जाएंगे। ये 1979 में रूल बना दिया गया और इसके कारण चाइना में एवरीवन स्टार्टेड हैविंग ओनली 1 चाइल्ड। ठीक है, अब लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट खराब हो गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है भाई वो हम दो हमारे दो ऐसे ही नहीं है। ठीक है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अगर 2 लोग मिलकर वापस भी एक बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो ओवरऑल तो आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी ना, और अगर आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई तो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच चाइना इज नाउ स्टार्टिंग टू फेस। तो अगर आप वो 90 इस पूरे चार्ट को देखें, ठीक है, ये चाइनीज सेंसस डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है। ठीक है, 1979 में जब उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था और अब उनके पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखिए। ठीक है, सो इस पूरे के पूरे चीज़ से एनुअल हर साल कितने लोग पैदा हो रहे हैं वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन चाइना पर 1000 पीपल, ठीक है, तो वो समवेयर 17 से घट के, ठीक है, 2020 में 5 पे आ गया। अब इससे ओवरऑल पॉपुलेशन ही रिड्यूस होने लगी। ठीक है, 16 में जब उन्होंने बढ़ा भी दिया, 2016 में उन्होंने रूल हटा दिया, उन्होंने कहा कि एवरीवन कैन नाउ हैव 2 चिल्ड्रन, उसके बाद भी डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, एक रीजन तो आप कोविड का कह सकते हैं, कोविड में वैसे ही सब लोग परेशान है, हु इज गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, बट एट द सेम टाइम कोविड को अगर पीछे हटा भी दे, देन ऑल्सो द चाइनीज पीपल, द चाइनीज यूथ इज नॉट very fond of having children. The reason is increasing prices of things. ठीक है, फैमिली मेंटेन करना is getting more and more costly. If you have a kid, आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा. So that is the problem. अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी चाइना ने ये कहा है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी। अब उन्होंने कह दिया 3 चाइल्ड पॉलिसी कर लीजिए, 3 बच्चे तक करा लीजिए, कि जो बच्चे कराना चाह रहे हैं मान लो और वो 2 के बाद रुक जा रहे हैं उनको भी करने दो। और ये बोला गया कि इसके बाद स्टेट जो है वो लोगों को हेल्प करेगा। चाइल्ड बर्थ के बाद स्टेट यानी चाइनीज स्टेट जो है वो लोगों को अलग से भी हेल्प देगा। ये नया प्लान है जो चाइनीज स्टेट ने डिसाइड किया है। ठीक है, ये बाकी डिटेल्स है जो मैंने अभी आपको बताई। शी जिनपिंग ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑर्डर 3 बच्चों वाला। ठीक है, 1979 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोकने के लिए प्लान इंप्लीमेंट किया गया था। अभी भी स्टैंडर्ड तरीके से चाइना इज द कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, और हिस्टोरिकली ऑल्सो इंडिया से हमेशा ज़्यादा पॉपुलेशन रही थी चाइना की। ठीक है, सो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छा, इससे एक और जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो वही प्रॉब्लम है जो इंडिया में हुई। दैट इज जस्ट लाइक इंडिया द चाइनीज सोसाइटी इज ऑल्सो पेट्रियार्कल। नाउ इफ द सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, उसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे होगा, बच्चियों पे होगा, फीमेल चाइल्ड पे होगा। और फीमेल चाइल्ड पे असर कुछ इस तरीके से हुआ कि अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप देखिए 2 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी देख रहे हैं आप, मेल कितने पैदा हुए चाइना में और फीमेल्स कितनी पैदा हुई। ऑल ऑफ अ सडन पूरा एक पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, दैट मोर एंड मोर पीपल वांटेड टू हैव मेल चाइल्ड, जस्ट लाइक इंडिया में होता है। उसका इंपैक्ट ये हुआ कि ओवरऑल जो जेंडर रेशियो है वो भी चाइना में खराब हो गया। और 1 चाइल्ड पॉलिसी में तो प्रॉब्लम ये ना कि एटलीस्ट इंडिया में होता है कि 2 बच्चे होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, दैट्स द बेस्ट सिनेरियो। लेकिन चाइना में तो एक ही बच्चा होगा एंड एवरीवन वांट्स अ मेल चाइल्ड। तो भाई ये सिचुएशन जो है वो और ख़राब कर दी गई। अब सॉल्यूशन का रास्ता देखिए मिलता है कि नहीं मिलता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल चाइनीज गवर्नमेंट विल स्टार्ट सपोर्टिंग पीपल ऑन द ग्राउंड। अगर आपको बच्चे हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन में चाइनीज गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उनको हेल्प करती है, ठीक है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज अभी सिनेरियो का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट विल फॉल एंड इट इज़ नॉट फॉलिंग ओनली इन चाइना। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ फर्टिलिटी रेट, ठीक है, चिल्ड्रन का बर्थ का रेट गिर ही रहा है, उसके लिए कोई और सॉल्यूशन नहीं है। एंड द मेन रीजन इज द पीपल, इंडिविजुअल्स आर गेटिंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम फैमिली ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि हैविंग अ फैमिली इज एक्चुअली अ टास्क इन हैंड, इन ऑन इट्स ओन हैंड।
ठीक है, यू हैव टू मेंटेन अ फैमिली, ओके, यू हैव टू नर्चर अ फैमिली, और वो बहुत कॉस्टली होता है, नो वन अ सिंगल पर्सन, ठीक है, उसमें फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाती है और बहुत सारी और डिफिकल्टीज आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर स्टेट स्पॉन्सरशिप मिली, सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व विद इन नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स, अदरवाइज दिस सिचुएशन विल कैरी ऑन। अगर यही सिचुएशन हम इंडिया पे देखें तो इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है इमीडिएटली, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ऐसी प्रॉब्लम आएगी। इसका एग्जांपल ये है कि आप इफ यू गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट द फर्टिलिटी रेट इन केरला और तमिलनाडु, दो स्टेट्स विच आर who are more literate, okay, where male and female both are in jobs and both have a career perspective, ठीक है, having more and more child will be difficult, okay, so if something like that happens पूरे इंडिया में, तो यहाँ भी इम्पैक्ट वैसा ही होगा, ठीक है। चल, अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज अबाउट वियतनाम। वियतनाम के बारे में क्या न्यूज़ आई कि भाई एक नया कोविड-19 का वेरिएंट जो है वो वियतनाम में मिला, ठीक है। सो मच शो की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वियतनाम की जो कैपिटल है, जिसका पहले नाम साइगॉन था और अब उसका नाम है हो ची मिन सिटी, हो ची मिन सिटी के सारे की सारी पॉपुलेशन को वियतनाम ने सील किया है और कहा है कि उनको वापस से उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा पूरी के पूरे कैपिटल सिटी का। इट्स लाइक कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे कि पूरे दिल्ली में रह रहे सारे लोगों का RT-PCR होगा, उसके बाद बात होगी, समथिंग लाइक दैट। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है नया वेरिएंट। वियतनाम में एक नया कोविड का वेरिएंट मिला है और वियतनाम की गवर्नमेंट का कहना ये है कि इट इज़ एक्चुअली एयरबॉर्न और ये आपके थ्रोट में रुक जाएगा और इट इज़ एयरबॉर्न एंड इट इज़ समथिंग जो कि इंडियन वेरिएंट और ब्रिटिश वेरिएंट को मिलाकर बना है, ठीक है। सो वियतनाम इज ऑलवेज राइट नाउ वेरी थ्रेटेंड और प्रॉब्लम यह है कि फॉर कंट्रीज लाइक वियतनाम, थाईलैंड, इंडो चाइना, लाओस, कंबोडिया, इन सारी कंट्रीज़ के लिए कि दे डिपेंड अ लॉट ऑन टूरिज्म राइट नाउ और इसकी वजह से कोविड की वजह से लास्ट 18 मंथ से पूरे का पूरा टूरिज्म वैसे ही ख़राब हो रखा है और आने वाले टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई वियतनाम का एक अपना वेरिएंट है, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई वो ये आई कि देखो अभी एग्जाम्पल एक क्या हुआ कि इजिप्ट में एक नया कोविड का वेरिएंट मिला इजिप्ट में भी, लेकिन उस वेरिएंट के बारे में पता इजिप्ट में नहीं चला, पता चला थाईलैंड में और अब उसको लोग थाईलैंड वेरिएंट कह रहे हैं, थाई वेरिएंट कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 1918। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी 1918 में जब स्पेनिश फ्लू का वेरिएंट मिला था। कहाँ पे? यूजुअली लोग कहते हैं यूएस में, एक्चुअली अभी तक कहीं पता नहीं है कहाँ मिला था, लेकिन एक्सेप्ट किसने किया था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? स्पेन ने, और इससे लोग उसको स्पेनिश फ्लू कहने लगे। स्पेन का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। थाईलैंड को खतरा ये है कि भाई हमारी तो पूरी इकॉनमी, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे, वो आप खराब कर दोगे। सो दिस इज नदर इशू विच इज़ हैपनिंग और वियतनाम का वेरिएंट जो है उस पर अभी भी टेस्ट हो रहे हैं एंड एवरीवन इज टेरिफाइड बिकॉज अभी भी कंपनीज ने ये नहीं बोला है कि वैक्सीनेशन विल स्टैंड बाय अगेंस्ट द वियतनाम वेरिएंट और नॉट, ठीक है। ऑल्दो वियतनामीज वेरिएंट जो है उसको वियतनाम की गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि उसको वियतनामीज वेरिएंट कहा जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम आज के एडिटोरियल पे आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि रोज एक दो एडिटोरियल कवर करते रहें। टोक्यो ओलंपिक्स मस्ट गो अहेड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जॉनी लुक ने अल जजीरा में एक आर्टिकल लिखा और दिस इज इन सपोर्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। नाउ टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे, पहले ये समझिए कि इसको 2020 में होना था। 2016 में ओलंपिक्स हुआ था ब्राज़ील में, रियो ओलंपिक्स, और उसके बाद 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने थे। कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया और कहा गया हम डेट बताएंगे। अब जो है 2 महीने बाद, कोविड अभी 2 महीने बाद, ठीक है, टोक्यो में ओलंपिक्स होने। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अलावा वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा लैग कर रही है अपने लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाने में, वो जापान ही है। और इसलिए एक सर्वे में ये पता चला कि जापान में टोक्यो शहर के 80% लोग चाहते हैं कि ओलंपिक्स ना हो। द रीज़न इज ओलंपिक्स जो है वो इट्स एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड कनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन का सेलिब्रेशन बन चुका है पूरे का पूरा ओलंपिक्स, और उसका आउटकम ये होगा कि पूरी दुनिया से लोग और ज़्यादा वहाँ आएंगे, ठीक है, और वेरिएंट वहीं बनने लगेंगे, ओके। और जो डिफिकल्टीज होंगी उनकी बात अलग है, ठीक है। कोई भी सेलिब्रेशन, अब कुंभ मेले का ये सिनेरियो, जस्ट इमेजिन अगर कुंभ मेले में पूरी दुनिया से लोग आते, सिर्फ इंडिया से आए, पूरी दुनिया से थोड़े बहुत लोग आए, अगर इट माइट हैव बिकम इंटरनेशनल इवेंट, देन और डिफिकल्टीज होती, ठीक है। तो लोग एक्चुअली जापान में चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज ना किया जाए टोक्यो ओलंपिक्स, लेकिन अगर अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो अब इसे कैंसिल करना पड़ेगा। देयर इज नो मोर स्कोप ऑफ पोस्टपोनमेंट। तो इसलिए
जोशियागा सुगा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे इवेंट को अब करा दिया जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब ये है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। देखिए, इनिशियली प्लान ये था कि जापानीज गवर्नमेंट जो थी वो $7.3 बिलियन स्पेंड करने वाली थी इस पूरे इवेंट पे। उन्होंने अभी तक $26 बिलियन स्पेंड कर दिए, ऑलमोस्ट 4 गुना अमाउंट, ठीक है। और वो चाहते हैं कि अगर ये इवेंट अब नहीं हुआ तो अब फिर फायदा क्या होगा इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जापान का मानना ये है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जापान टू शो द वर्ल्ड द टेक्निकल एक्सपर्टीज विच, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 10-15 सालों में वो चाइना से पीछे छूट गए हैं, टू रीअसर्ट देयर टेक्निकल कैपेसिटीज, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी उनकी मिस हो जाएगी। ओके, सबको पता है कि भाई जितने भी ओलंपिक्स होते हैं, इस आर्टिकल को आप जब डिटेल में पढ़ेंगे, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जब आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ओलंपिक्स के लिए को जाना ही इसलिए जाता है कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नेटवर्किंग ऑन द इंटरनेशनल लेवल। यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू गेट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, और उसी से ट्रेड एंड ट्रैवल, टूरिज्म, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन अगर ये इवेंट ही ना हो तो जापान को की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ठीक है। जापान की खुद की प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि कहा गया, जापान इज एक्चुअली बैटलिंग अ कोविड-19 वर्स्ट सिनेरियो राइट नाउ, ठीक है। 15,000 एथलीट आने वाले हैं 200 से ज़्यादा कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने। एथलीट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनसे कहा गया था कि 2020 में ओलंपिक्स होगा। अब देखिए, ये जो एथलेटिक गेम्स होते हैं, देयर आर 33 गेम्स विच हैव टू बी कंडक्टेड। इन गेम्स के लिए एथलीट्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि वो हमारा डेट है और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डेट टू बी फिट, परफेक्ट फिट, द मोस्ट एफिशिएंट दे कुड हैव बी उस दिन के लिए। अब अगर आप इस तरह से डेट को आगे पीछे करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो टू मेंटेन देयर फिजिक, ठीक है, और वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकाल लिया है। कुछ ने ये कहते हुए कि कोविड का खतरा है, कुछ ने कहा है कि हमें इतना स्ट्रेस चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें को, और जापान की प्रॉब्लम क्या है? जापान की प्रॉब्लम में भी ये है कि इस समय जापान ने अपने सिर्फ 5% लोगों को वैक्सीन का पहला जैब दिया है, दूसरे जैब की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस सिनेरियो में अगर वापस इट बिकम्स अ सुपर स्प्रेडर इवेंट, ओलंपिक्स अगर एक कोविड का सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाए तो जापान को कैसे बचाएंगे? एंड दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में इस चीज़ पे डिटेल में बात की गई है कि देखिए, जापान के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। वो अपनी सारी वो कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को बचाने के लिए, वो कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को मेंटेन किस तरीके से बचाकर मेंटेन करके इवेंट एटलीस्ट करा दिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है कि उसको अब वो ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है। सो दैट इज़ द होल थिंग, क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल जो मैंने अभी आपको पढ़ा। बाकी चीज़ें अंडरलाइन ऑलरेडी हैं, यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन रीड ऑन योर ओन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस बियॉन्ड दैट तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। मेक श्योर करेंगे कि अपने आप को अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा, तो मेक श्योर करेंगे वहाँ पे कि आप SPYT कोड यूज़ कर लेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहिए। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन, ठीक है। कल आई एम मेकिंग श्योर दैट टुमारो 11:30 इन द मॉर्निंग ओनली आई विल टेक अ सेशन ऑन इजराइल पैलेस्टाइन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स कि वापस डीना क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट। और आज दिन में 2 बजे आपकी आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास होगी, तो उसको अटेंड करना मत भूलें, स्पेशल क्लास सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू।